बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में अक्सर एक ना एक प्रोटेस्ट माफिया जरूर होता है, जो भीड़ का सहारा लेकर अपनी गलत मांगों को मनवाने का काम करता है, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भीड़ का सहारा लेकर वहां के स्टाफ, मैनेजमेंट और बिल्डर को ब्लैकमेल करने का काम करता है। दबाव बना रहे हैं भीड़ को ले जाके बार बार के टेनेंट को नहीं रखा जाएगा, बैचलर को। अरे बैचलर के लिए तो यार कोर्ट भी मना नहीं करता, कोर्ट भी कहता है उसका राइट है, रह सकता है, लेकिन आप कैसे मना कर सकते हो। डॉग्स के विषय में सारे एक्ट हैं, सारी चीजें हैं, फिर भी गलत तरीके से दबाव बनाया जाता है कि सारे जो कुत्ते हैं इन्हें सोसाइटी के बाहर निकालो। पानी के विषय में मैं भी बात करना चाह रहा था। हाउसिंग सोसाइटीज में अभी जो पानी है, पानी देने की जिम्मेदारी बन गई है नोएडा प्राधिकरण की। नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। गर्मी में होते ही अक्सर पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने के बाद लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि इसमें प्राधिकरण की गलती है, आप उसको टारगेट करो। यहाँ फिर पानी खत्म होते ही बिल्डर हाय हाय और बिल्डर चोर है, मतलब लॉजिक नहीं है। आप कुछ लोग एक्चुअल में प्रताड़ित वो हैं, जब मैंने नाम लेके कहूंगा मैं, प्रमिता बनर्जी हैं, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था। उनकी समस्या जेन्युइन समझ में आती है, या उनके साथ जो है कि उन्हें घर ही नहीं मिला आज तक, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें घर भी मिल गया, जो मेंटेनेंस की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, फिर भी मेंटेनेंस दे नहीं रहे। बिल्डर अगर आपसे कहता भैया मेरा मेंटेनेंस दो, तो आप ग्रुप बनाकर होर्डिंग लगाकर लिख देते हैं बिल्डर हाय हाय और बिल्डर चोर है। अच्छे न्यूट्रल लोग भी हैं जो मेंटेनेंस देते हैं और वो कहते हैं कि भैया इनसे भी मेंटेनेंस लो, इन्होंने सोसाइटी का माहौल खराब किया हुआ है। उनको अगर मेंटेनेंस के लिए कहें तो फैसिलिटी मैनेजर को ज्ञान ऐसा देने लगते हैं कि भैया जैसे वो ही प्रचंड विद्वान है, और जो फैसिलिटी मैनेजर पिछले 10 साल 15 साल से उसी लाइन में काम कर रहा है, तो उनको ऐसा सिद्ध करते हैं जैसे उनको उससे ज्यादा नॉलेज है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ग्रुप लोगों का बना लेना, आज हमने ये स्थिति देखी, लोग गलत तरीके से अपनी मनमानी जो मांगे हैं उन्हें मनवा रहे हैं। जो मेंटेनेंस के अधीन नहीं है उसको भी अपने मेंटेनेंस में काम में कराना चाहते हैं। मना कर देने पर स्टाफ को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्टाफ को धमकाया जा रहा है। आज ये हाल ज्यादातर सोसाइटीज में हो गया है। 2-4 किस्से ऐसे हुए आसपास के कि जी हमें सुविधा नहीं मिल रही तो आपने रोड जाम कर दी। आपको रोड जाम करने का अधिकार किसने दिया? कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से तौबा कर लिया है। उन्होंने कहा भैया हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम अब ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बनाएं, उसके बाद इन लोगों की गालियां भी सुने, हम सारे काम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, और प्रशासन भी नहीं सुनता है। प्रथम दृष्टया प्रशासन यह अनुमान लगा लेता है कि ये रेजिडेंट ही सही होंगे और बिल्डर ही चोर होगा। इस सोसाइटी में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस ड्यूज है, बिल्डर को लेने हैं सोसाइटी वालों से, लेकिन सोसाइटी वाले मेंटेनेंस ले ना तो दे रहे हैं। और बिल्डर की तरफ से कई बार ये आग्रह किया गया आप अपनी एओए बनाइए, एओए मींस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, आप अपनी एओए का गठन कीजिए, लेकिन एओए का गठन भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों? अगर एओए का गठन किया तो आपको सोसाइटी हैंडओवर भी लेनी है, सोसाइटी हैंडओवर लोगे तो ये जो 2 करोड़ रुपए मेंटेनेंस बकाया है फिर इसका क्या होगा? क्योंकि आज आपने तो डिफॉल्ट कर दिया, फिर आप सोचते हो यार बिल्डर चला रहा है, मेंटेनेंस देना नहीं पड़ रहा, बिल्डर हाय हाय बिल्डर चोर चोर, बिल्डर आया था दबाव में, आपका काम होता रहेगा। एनबीसीसी के साथ आम्रपाली के जो कुछ होम बायर थे उनको जिसने लीड किया, उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन बनाकर उन्होंने ऐसे इस प्रकार की डील की जो उनके लिए फायदे का सौदा था, जो बाकी के जो रेजिडेंट थे उनके लिए नहीं था। वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज मैनेजमेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोटेस्ट माफिया के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है प्रोटेस्ट माफिया, तो आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में अक्सर एक ना एक प्रोटेस्ट माफिया जरूर होता है, जो भीड़ का सहारा लेकर अपनी गलत मांगों को मनवाने का काम करता है, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भीड़ का सहारा लेकर वहां के स्टाफ, मैनेजमेंट और बिल्डर को ब्लैकमेल करने का काम करता है। हमने अक्सर लोगों को बिल्डर के खिलाफ धरना देते हुए देखा है, और हम हमेशा एक पक्ष को देखकर ही अपनी धारणा बना लेते हैं कि बिल्डर ही गलत होगा, बिल्डर चोर है या फैसिलिटी प्रबंधन गलत है। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य सभी प्रोटेस्ट वालों को साबित करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि हमको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए। नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी है जिसमें लगभग 500 से 600 फ्लैट हैं। मैं यह सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं, जिसमें कुल मेंटेनेंस महीना लगभग 11,21,000 के आसपास होता है, जिसमें 100 से 150 लोगों के आसपास ही लोग मेंटेनेंस देते हैं। और बाकी लोगों से कहा जाता है तो कहते हैं हमें सुविधा ही क्या मिलती है, तो हम क्यों मेंटेनेंस दें।
तो मैं अभी इस पर आता हूँ कि एक सोसाइटी को रन करने के लिए लगभग कितना खर्चा होता है और कितने प्रकार का खर्चा होता है। इस वीडियो में आपको यह भी एक आइडिया लग जाएगा कि सोसाइटी में कितने तरह के खर्च होते हैं जो मेंटेनेंस अलग होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होते हैं और हम पूछते हैं अक्सर, लेकिन उसका सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। देखिए, सबसे पहले किसी सोसाइटी को रन करने के लिए आपको एक फैसिलिटी मैनेजर अपॉइंट करना होता है, जिसको अनिवार्य है रखना, जो आपकी पूरी सोसाइटी को मैनेज करता है। फैसिलिटी मैनेजर, मैंने एक उदाहरण दिया आपको 500 से 600 फ्लैट की सोसाइटी का, तो यहाँ यदि आप मैनेजर एक रखेंगे तो 50,000 रुपए के आसपास, 50 से 60,000 रुपए फैसिलिटी मैनेजर की एक सैलरी होती है, जो कि मार्केट के अनुसार मैं भी बता रहा हूँ। हालांकि फैसिलिटी मैनेजर कितना भी हो सकता है, लेके 40-50 हजार से 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो बड़े बड़े ग्रुप जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो उसको मेंटेन करते हैं। तो आपने एक मैनेजर रखा, एक आप हेल्प डेस्क रखेंगे एडमिन में, एक आप अकाउंटेंट रखेंगे, तो इन सबको देखें तो टोटल मोटा मोटी आपका 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा यहाँ हो जाता है, जो एडमिन वाले पैनल पे होगा। फिर आपने अगर आए तो सिक्योरिटी पे, फिर आपने सिक्योरिटी रखनी है। इस सोसाइटी में आप कम से कम एक सिक्योरिटी ऑफिसर तो जरूर रखेंगे, जिसकी सैलरी 26 साढ़े 26 हजार के आसपास होती है, और 2 आपको सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, एक दिन में और एक रात में, जिसकी सैलरी 18,000 रुपए एक बंदे की होती है। तो दोनों की सैलरी मिलाकर 36,000 के आसपास का अमाउंट हो जाता है। गार्ड के विषय में बात करूं तो डे नाइट मिलाकर कुछ भी नहीं तो 23 से 25 गार्ड होंगे। मैं 23 गार्ड ले लेता हूं इस सोसाइटी में, जो 12,500 तो एक बहुत ही न्यूनतम जो अमाउंट है मैंने वो उठाया है। 12,500 से भी ले लें तो ये अमाउंट 2,87,500 रुपए के आसपास बैठ जाती है। एक आपने दिन में अगर आपका लेडी स्टाफ है तो उसके लिए एक आपको हाउस की, मतलब एक लेडी गार्ड भी रखनी पड़ती है, जिसकी सैलरी आप 12,500 ही मान लो मिनिमम, तो 12,500 ये होगी। तो ये टोटल सिक्योरिटी का जो अमाउंट है, कम से कम कोस्ट कटिंग करने के बाद भी 3,60,000 से 62,000 रुपए के आसपास ये अमाउंट आपका हो जाता है। तीसरा आ जाते हैं फिर हम हाउसकीपिंग के, क्योंकि कोई ऐसी सोसाइटी है नहीं जहां हाउसकीपिंग नहीं रखा जाता है। हाउसकीपिंग हर जगह रखनी पड़ती है, और हाउसकीपिंग का एक सुपरवाइजर रखेंगे। न्यूनतम रेटों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मिनिमम वेजेस तो कोई भी यहाँ अप्लाई कर ही नहीं रहा है मैक्सिमम सोसाइटियों में। तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर एक बंदा जो है वो कम से कम 15,000 रुपए का आता है। बाकी इस सोसाइटी के हिसाब से 14 की मैन पावर हमने ली, 14 से 15 हाउसकीपिंग की, और आपने 10,500 रुपए बंदे को भी दिए, तो 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट ये हो गया। तो टोटल 1,70,000 के आसपास हाउसकीपिंग के लिए आप मान लीजिए। आपका 1 लाख रुपए एडमिन का हो गया, जो एडमिन स्टाफ है। आपका 3.5 से 4 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी का हो गया। आपका 1,70,000 के आसपास हाउसकीपिंग पे खर्चा हो गया। और बाकी हम आते हैं जो आपके टेक्निकल स्टाफ हैं सोसाइटी में। आपने अगर सीसीटीवी लगे हुए हैं तो एक आपको सीसीटीवी ऑपरेटर रखना अनिवार्य है। आपके यहाँ लिफ्ट लगी हुई है तो आपको लिफ्ट ऑपरेटर रखना अनिवार्य है। आपके यहाँ एक मल्टी टेक्नीशियन, एक सुपरवाइजर है, एमएसटी जिसको बोल देते हैं, वो रखना अनिवार्य है। आपको प्लम्बर रखना अनिवार्य है। आपको फायर टेक्नीशियन रखना पड़ेगा सोसाइटी में, फायर की मिसहैपनिंग अगर हो जाए तो। आपको एक कारपेंटर भी रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस सामान्य है तो। आपको एक मैसन भी रखना पड़ेगा, जो नॉर्मल सिविल की टूट फूट होंगी तो वो भी रखना है। आपको एक माली भी रखना पड़ेगा। माली 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ग्रीनरी का एरिया कितना बड़ा है। उसी हिसाब से माली, पेंटर, कारपेंटर या टेक्निकल जो भी हैं, इलेक्ट्रिशियन, उनकी गिनती होगी। 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग संख्या हो सकती है। और सोसाइटी में अगर हाइड्रोलिक पार्किंग वगैरह है तो आप ड्राइवर भी रख सकते हैं, जो आपकी पार्किंग का मैनेजमेंट करेगा। आपके यहाँ डीजी है तो आपको एक डीजी ऑपरेटर भी रखना है। आपके यहाँ पंप है तो आपको एक पंप ऑपरेटर भी रखना है। तो टोटल इन सब का अगर हम टोटल मारे सारे उसका, तो 3,54,300 रुपए के आसपास का एक ये अमाउंट हो जाता है मोटा मोटी। अब हम आएंगे अदर फैसिलिटीज पे, जो खर्चा साइड पर महीने की होता ही होता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर का जो आइटम है, जिसमें आपका खाद हो गया, दवाइयाँ हो गई, और कीटनाशक हो गए, उसके टूल्स हो गए, इस तरह के खर्चे हो गए। इसमें आप 5 से 10,000 रुपए डाल लीजिए, कम से कम आएगा ही आएगा। ऑफिस एक्सपेंस की बात करें तो 10,000 रुपए यहाँ डाल लीजिए, वहां भी आएगा ही आएगा।
हाउस कीपिंग मटेरियल की बात करें तो कुछ भी नहीं तो 40 से 50 हजार रुपए महीने का पोस्ट कटिंग करने के बाद ये खर्चा आएगा ही आएगा। स्टेशनरी आपको गेट पर भी चाहिए होगी, एंट्री के लिए ऑफिस में भी चाहिए होगी, तो 5 से 10 हजार आप स्टेशनरी का मान सकते हैं। टेक्निकल का भी आप मान सकते हैं, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, ये आप मान लीजिए 35 हजार के आसपास का। मिसलेनियस में और डाल दीजिए 30 हजार रुपए। कुछ भी सिर्फ बिना सिर पैर की चीज आ सकती है कि आज ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया। वो सिविल वर्क रिलेटेड मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा कुछ ऐसे हो जाते हैं सिविल से रिलेटेड हैं, तो 25-30 हजार का बजट वहां मान लीजिए कि यहाँ चला गया। और आप कहें सोसाइटी में अगर आपके जनरेटर है, डीजल सभी सोसाइटी में है, तो डीजल की कॉस्ट होती है तो कुछ भी नहीं तो 1 लाख रुपए के आसपास आप डीजल मान लीजिए, ये आपका आना ही आना है। तो और आपकी जो सोसाइटी है उसको रन करने के लिए हमने एक एएमसी दी हुई है। हमने मीन्स मैं इस समय बात कर रहा हूँ फैसिलिटी की तरफ से, मतलब एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिसमें आपकी सोसाइटी को रन करने के लिए जो एएमसी होती हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जिसमें आपका एएमसी फॉर लिफ्ट, आपके यहाँ जो लिफ्ट लगी हुई है उसकी एएमसी, आपकी कंपोस्ट मशीन ऑपरेटर है उसकी कॉस्ट चाहिए होगी, आपके यहाँ एसटीपी लगा हुआ है उसकी कॉस्ट चाहिए होगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके यहाँ इंटरकॉम है उसकी एएमसी चाहिए होगी, आपके यहाँ स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल को मेंटेन करेगा, आपके यहाँ सीसीटीवी है उसकी एएमसी चाहिए होगी, आपके यहाँ टेक्निकल वेंडर जो है उसकी एएमसी देनी पड़ेगी कि जी आपका जो भी मटेरियल वगैरह आ रहा है, डीजी है उसकी एएमसी देनी पड़ेगी, आपका पैनल है उसकी एएमसी देनी पड़ेगी। डीजी मीन्स डीजल जनरेटर, पैनल्स मीन्स आपके यहाँ से प्रॉपर जो बिजली आपके घर तक पहुंच रही है, पूरा एक सिस्टम पैनल लगा हुआ है, उसका भी खर्चा है महीने का कि इसकी एक टाइम पे सर्विस होनी है, उसके लिए मेंटेन करने के लिए एक मैन पावर है। आ जाते हैं आपका मैकेनिकल जो पार्किंग वगैरह है उसका मान लीजिए, फायर के जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसकी एएमसी, आपके यहाँ बूम बैरियर मोस्टली सोसाइटीज में लगे हुए हैं उसकी एएमसी। और इसका टोटल यदि हम लगाएं तो 3-4 लाख के आसपास का ये अमाउंट आपका बैठ जाता है। जैसे कि मैंने बताया एक सोसाइटी को जो उदाहरण दिया था कि 12 लाख के आसपास का एक मेंटेनेंस अमाउंट होता है, बाकी लोग देते नहीं है, तो मैं उसकी एक समरी आपके सामने एक उदाहरण मात्र पेश करता हूँ। अब आप ये ले लीजिए ग्रांड टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यदि हम टोटल करें तो 10,13,795 मोटा मोटी 10.5 लाख आप पकड़ लो। मैनेजमेंट फीस लगा लो, इस पे आ जाती है, और सोसाइटीज के बिल, वाटर बिल हो गए, ये हो गए, तो टोटल खर्चा 14,18,000 के आसपास का तो ये बन जाता है, जो सोसाइटी 2 रुपए के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज वसूल रही है, और उसमें भी 100 से 150 लोग ही मेंटेनेंस दे रहे हैं, बाकी के लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमें फैसिलिटी और सर्विसेज ही क्या मिल रही हैं जो हम मेंटेनेंस दें। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि ये जो है ये खर्चे सोसाइटी को रन करने के लिए होते ही होते हैं, और ये खर्चे आपको दिखेंगे भी नहीं। आपको सिर्फ हाउसकीपिंग दिख जाएगी, आपको सिर्फ एडमिन स्टाफ दिख जाएगा, आपको सिक्योरिटी दिख जाएगी। तो बहुत से लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भैया हमें तो ये मिल रहे हैं, इनका ले लो। अब आते हैं बात ये प्रोटेस्ट माफिया वाला जो शब्द यूज किया गया, उसका कारण ये है कि मेरा टारगेट कुछ सभी को नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो आपकी सोसाइटीज में भी होंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम वे फ्लैट लेते हैं, अपना फ्लैट पूरा जांच करने के बाद ले लेते हैं, और पहले ही दिन से सोसाइटी में आ जाते हैं, जबकि उस सोसाइटी में कोई कमी पेशी है या नहीं है। फिर भी एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाने के बाद गलत तरीके से कि भैया हमसे ये लिया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, हमें सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। बेशक सर्विसेज मिल भी रही हैं, तो भी वो एक ग्रुप बनाकर ग्रुप को लीड करते हैं, और अपनी जो पर्सनल एजेंडा है उसको चमकाने का ज्यादा प्रयास किया जाता है। मोस्टली जगह ये देखा गया है, सब गलत नहीं है, पर कुछ जगह ये देखा गया है। चाहे आप डॉग्स के विषय में ले लीजिए, देखिए कुत्तों की जो समस्या है उससे हर आदमी परेशान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में इतना बड़ा मुद्दा है या नहीं है। कुत्ते की घटना हो सकता है कि 100 कुत्ते हैं, 100 में से किसी 2 के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट माफिया है जिसने एक ऐसा माहौल बना दिया पूरे में कि भैया वो पूरी कम्युनिटी हो गई परेशान, गलत तरीके से टारगेट किया गया। कुत्ते के विषय में क्या, इंसान होता है सर, आपके बराबर में कोई इंसान रह रहा है, वो भी किसी का मर्डर कर देगा, तो इसके लिए आप ये नहीं कह दोगे सोसाइटी में कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं,
उनके लिए सोसाइटी को बैन कर दो। जेलों में क्रिमिनल हैं, वो इंसान कम्युनिटी से आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हर इंसान को आप क्रिमिनल समझोगे। डॉग्स के विषय में भी ऐसी है, हालांकि जो हार्मफुल प्रजाति हैं उनको बैन किया गया है, और जो डॉग्स लवर हैं उनको भी वो मानना चाहिए। सोसाइटी में टेनेंट के विषय में आ जाए, कुछ टेनेंट हुड़दंगी भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। जो हुड़दंगी नहीं है उनको कुछ लोग ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं कि भैया हमारा फ्लैट है, हमारी चलेगी, हमारे मनमाने नियम चलेंगे। बोर्ड लगा दिया गलत तरीके से कि बैचलर टेनेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों लगाया? क्यों आप फैसिलिटी प्रबंधन पे आप दबाव बना रहे हैं भीड़ को ले जाके बार बार के टेनेंट को नहीं रखा जाएगा बैचलर को? अरे बैचलर के लिए तो यार कोर्ट भी मना नहीं करता, कोर्ट भी कहता है उसका राइट है, रह सकता है, लेकिन आप कैसे मना कर सकते हो? डॉग्स के विषय में सारे एक्ट हैं, सारी चीजें हैं, फिर भी गलत तरीके से दबाव बनाया जाता है कि सारे जो कुत्ते हैं इन्हें सोसाइटी के बाहर निकालो। पानी के विषय में मैं भी बात करना चाह रहा था। हाउसिंग सोसाइटीज में अभी जो पानी है, पानी देने की जिम्मेदारी बन गई है नोएडा प्राधिकरण की। नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। गर्मी में होते ही अक्सर पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने के बाद लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि इसमें प्राधिकरण की गलती है, आप उसको टारगेट करो। यहां फिर पानी खत्म होते ही बिल्डर हाय हाय और बिल्डर चोर है, मतलब लॉजिक नहीं है। आप कुछ लोग एक्चुअल में प्रताड़ित वो हैं, जब मैंने नाम लेके कहूंगा मैं, प्रमिता बनर्जी हैं, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था। उनकी समस्या जेन्युइन समझ में आती है, या उनके साथ जो है कि उन्हें घर ही नहीं मिला आज तक, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें घर भी मिल गया, जो मेंटेनेंस की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, फिर भी मेंटेनेंस दे नहीं रहे। बिल्डर अगर आपसे कहता भैया मेरा मेंटेनेंस दो, तो आप ग्रुप बनाकर होर्डिंग लगाकर लिख देते हैं बिल्डर हाय हाय और बिल्डर चोर है। सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ हैं ऐसे, और आपकी सोसाइटी में भी होंगे। अच्छे न्यूट्रल लोग भी हैं जो मेंटेनेंस देते हैं और वो कहते हैं कि भैया इनसे भी मेंटेनेंस लो, इन्होंने सोसाइटी का माहौल खराब किया हुआ है। उनको अगर मेंटेनेंस के लिए कहें तो फैसिलिटी मैनेजर को ज्ञान ऐसा देने लगते हैं कि भैया जैसे वो ही प्रचंड विद्वान है, और जो फैसिलिटी मैनेजर पिछले 10 साल 15 साल से उसी लाइन में काम कर रहा है, तो उनको ऐसा सिद्ध करते हैं जैसे उनको उससे ज्यादा नॉलेज है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ग्रुप लोगों का बना लेना। आज हमने ये स्थिति देखी, लोग गलत तरीके से अपनी मनमानी जो मांगे हैं उन्हें मनवा रहे हैं। जो मेंटेनेंस के अधीन नहीं है उसको भी अपने मेंटेनेंस में काम में कराना चाहते हैं। मना कर देने पर स्टाफ को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्टाफ को धमकाया जा रहा है। आज ये हाल ज्यादातर सोसाइटीज में हो गया है। हर सोसाइटी में 2-4 असामाजिक तत्व होते ही होते हैं, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आज यही था कि ये जो फैसिलिटी स्टाफ है, फैसिलिटी टीम है, इनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। ये भी आपकी तरह काम ही कर रहे हैं। ये एक थैंकलेस जॉब है, जहाँ बंदा अपना 100% भी दे रहा है, उसके बाद भी उसे गाली ही मिल रही है। 2-4 किस्से ऐसे हुए आसपास के कि जी हमें सुविधा नहीं मिल रही तो आपने रोड जाम कर दी। आपको रोड, मैंने, मेरी वीडियो भी है एक, मैं तो ओपनली था, वहां पुलिस फोर्स थी तो मैंने उसका विरोध किया। आपको रोड जाम करने का अधिकार किसने दिया? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि कई घटनाएं ऐसी हैं जहां भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र विवश है, और इस पर जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो लोकल प्रशासन है, उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से तौबा कर लिया है। उन्होंने कहा भैया हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम अब ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बनाएं, उसके बाद इन लोगों की गालियां भी सुने। हम सारे काम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, और प्रशासन भी नहीं की सुनता है। प्रथम दृष्टया प्रशासन यह अनुमान लगा लेता है कि ये रेजिडेंट ही सही होंगे और बिल्डर ही चोर होगा। जिस सोसाइटी का मैंने आपको उदाहरण दिया, इस सोसाइटी में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस ड्यूज है। बिल्डर को लेने हैं सोसाइटी वालों से, लेकिन सोसाइटी वाले मेंटेनेंस ले ना तो दे रहे हैं, और बिल्डर की तरफ से कई बार ये आग्रह किया गया आप अपनी एओए बनाइए। एओए मींस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, आप अपनी एओए का गठन कीजिए। लेकिन एओए का गठन भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों? अगर एओए का गठन किया तो आपको सोसाइटी हैंडओवर भी लेनी है। सोसाइटी हैंडओवर लोगे तो ये जो 2 करोड़ रुपए मेंटेनेंस बकाया है, फिर इसका क्या होगा? क्योंकि आज आपने तो डिफॉल्ट कर दिया। फिर आप सोचते हो यार बिल्डर चला रहा है, मेंटेनेंस देना नहीं पड़ रहा, बिल्डर हाय हाय, बिल्डर चोर चोर, बिल्डर आया था दबाव में, आपका काम होता रहेगा।
तो कुछ एक जो लोग हैं उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है, उसके बाद वो नेगोशिएशन कैसे करते हैं जो प्रोटेस्ट माफिया हैं। अगर आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, आपका मेंटेनेंस इकट्ठा हो गया 1 लाख रुपए, फिर आप गलत तरीके से दबाव बनाएंगे या और डील करेंगे कि भैया मैं आपकी ये बनाने में आपका साथ दे सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ चुनाव करा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो बिल्डर का जो रुका हुआ पैसा है वो निकलवा सकता हूं, लेकिन आपको मेरा मेंटेनेंस माफ करना पड़ेगा। या लेकिन आपको मेरा मेंटेनेंस जो 1 लाख रुपए है उसमें से 50,000 आप हटा दीजिए, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे 50 मांगो, जो ब्याज लगाया वो आप ले नहीं सकते। इस तरह की डील है। या मुझे उस समय जो पार्किंग दी आपने वो गलत तरीके से दी, मुझे अब आप एक बैक टू बैक पार्किंग दे दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा। ये सच है। एक मैंने इंटरव्यू और किया था आम्रपाली क्या प्रोजेक्ट में जाकर, और वहां मुझे एक मैडम ने बताया था कि एनबीसीसी के साथ आम्रपाली के जो कुछ होम बायर थे उनको जिसने लीड किया, उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन बनाकर उन्होंने ऐसे इस प्रकार की डील की जो उनके लिए फायदे का सौदा था, जो बाकी के जो रेजिडेंट थे उनके लिए नहीं था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ, लेकिन ऐसा हुआ है। नोएडा पे बड़े बड़े जो फेडरेशन है जो चल रही हैं उनके द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट माफिया पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि 50 लोग खड़े हो गए और झूठ को सच साबित करने लगे तो वो ही सच है। जो ये प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, इसको भी ये चीजें समझनी चाहिए, और सोसाइटी के जो रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट समझता है इन सभी चीजों को और वो अपनी फीडबैक इसके ऊपर देता है। लेकिन जो फॉलोवर है, अंधभक्त होते हैं कि भैया वो ये कह रहे हैं तो हम तभी मेंटेनेंस देंगे, तो इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। अपना जो मेंटेनेंस है वो टाइम से दें, जो आपकी सर्विसेज है मिल रही हैं आपको तो आपको मेंटेनेंस भी देना चाहिए। अगर जेन्युइन मुद्दे हैं तो भी आप मेंटेनेंस रोकें, बेशक रोकें, लेकिन एक एस्टिमेट बना लें कि भैया मेरा ये काम 5,000 रुपए का है तो मैं 5,000 का मेंटेनेंस रोक के बाकी का अमाउंट आपको दे दूंगा, बाकी का 5,000 जब दूंगा मेरा काम करा दो। या फिर आप रिटर्न में दें, रिटर्न में रिसीविंग लें, कुछ भी करें, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मेंटेनेंस ना देना पूरी सोसाइटी को अंधकार की तरफ ले जाता है। तो आज मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन समय की व्यस्तता होने के कारण कर नहीं पा रहा था। तो देख सकते हैं आज घर में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे लगा आज मैं आपसे इस विषय पे जरूर बात करूंगा। और जो जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं वो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ये एक बदलाव की क्योंकि अब आवश्यकता है, बहुत ज्यादा माहौल अब खराब हो चुका है और अब हमें लगता है इस माहौल को सुधारने की जरूरत आ पड़ी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साझा करें ताकि आपका जो सोसाइटी है उसका माहौल अच्छा रहे, आपका जो स्टाफ है, हाउस जो फैसिलिटी स्टाफ है वो सुखी रहे, या बिल्डर के साथ आपका जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट का एक समाधान निकले। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि समाधान चाहिए नहीं और निरंतर आप विरोध करते रहो, तो ऐसा नहीं है, डिस्प्यूट का समाधान निकले। और जब तक आप सब लोग इसको सकारात्मक रूप से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।